बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का मैं शिखा स्वरूप स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि से संबंधित तमाम ऐसी जानकारियां देते हैं जिससे आपकी खेती और किसानी बेहतर हो सके, चाहे वो आधुनिक खेती के बारे में हो या वैज्ञानिक खेती के बारे में हो। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिंचाई की समुचित व्यवस्था हेतु राज्य में चलाई जा रही है जल निधि योजना। पशुओं में कृमि का इलाज समय पर करवाएं। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर वीडर। कृषि पशुपालक एवं सहकारिता विभाग के भूमि संरक्षण विभाग द्वारा राज्य में कृषकों को सिंचाई एवं जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल निधि नामक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत मानसून पर किसानों को निर्भरता कम कर बहुफसलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई जल की समुचित व्यवस्था की जानी है। पशुओं में एक बीमारी लगती है कृमि की। पशु में कृमि हो जाने की स्थिति में कमजोरी, अरुचि, दस्त के अलावा उत्पादन में कमी आना इत्यादि समस्याएं आती है। उचित समय पर कृमि का इलाज नहीं होने से पशुओं की जान तक जा सकती है। कृमि के लक्षण होने की स्थिति में अल्बेंडाजोल नामक दवा देना लाभकारी होता है। साथ ही पशु चिकित्सक से सलाह भी लें। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इस किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलोक ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। ये प्रभेद मुख्य रूप से खरीफ में लगाने योग्य होते हैं। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर भूमि में प्राप्त होता है। सिंचाई निकाय और आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग से इन ये प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी है उसमें वर्तमान अवस्था में रस चूसने वाली सफ़ेद मक्खी लगने की संभावना रहती है, जो कि पत्तियों का रस चूसकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर इमिडाक्लोप्रिड नमक दवा 0.3 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर 3 से 4 दिनों के अंतर पर फसल पर छिड़काव करना लाभदायक होता है। छोटे खेत, बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चालित ये मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेत की बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। ट्राली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बगीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते समय आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, मौसम के हाल के बारे में, साथ ही आपको कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है आप सबके लिए, समन्वित कृषि प्रणाली से छोटे किसानों को लाभ। कृषि में कभी भी कोई भी नई तकनीक आती है तो उसको अपनाने से पहले उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि समन्वित कृषि प्रणाली होती क्या है और इससे छोटे किसान कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये फीचर। समन्वित कृषि प्रणाली से तात्पर्य फसल उत्पादन के अलावा अन्य अतिरिक्त व्यवसाय जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, वर्मी कंपोस्ट आदि से है। छोटे किसान समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं ICAR पलांडू के वैज्ञानिक डॉक्टर बालकृष्ण झा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि समन्वित
कृषि प्रणाली से हमारे छोटे किसानों को किस प्रकार से लाभ मिल सकता है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि समन्वित कृषि प्रणाली है क्या? किसान भाइयों जोहार। किसान भाइयों, सबसे आज जो चर्चा हो रही है समेकित कृषि प्रणाली, खास करके हमारे छोटे किसानों को क्या इससे फ़ायदे हैं। समेकित कृषि प्रणाली कृषि की वह प्रणाली होती है किसान भाइयों, जिसमें कि हम पशुधन आधारित जो होती है उसमें हम सब्जियों, फलों, अनाज वर्गीय फसलों की खेती, साथ में दलहनी तलहनी इनकी करते हैं। और साथ में जो हमारी इसमें होती है कि हमें आय को वृद्धि करने के लिए, वैकल्पिक आय के लिए भी हमारे असीम संभावनाएं होती हैं। और इस तरह से इसमें हमारी लागत भी कम लगती है और हमारी जो है वो टिकाऊ कृषि के प्रति जो है हमारी, और ख़ास करके इसमें किसानों को कम क्षेत्र से हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिलता है। और साथ में जो हमें पौष्टिक आहार भी मिलती है किसान भाइयों, उससे आपकी पौष्टिकता भी अच्छी होती है, जो समेकित कृषि प्रणाली की एक बहुत बड़ी खूबी है। समन्वित कृषि प्रणाली स्वस्थ पर्यावरण के साथ उत्पादन बढ़ोतरी में भी सहायक होता है। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि समन्वित कृषि प्रणाली के तहत पशुधन के साथ सब्जी का उत्पादन कई मायनों में फायदेमंद होता है। समेकित कृषि में पशुधन की बात हो रही है, तो पशुधन की भी कृषि में हमारी बहुत बड़ी योगदान होती है। और इसमें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप इसमें गौ पालन करें तो गौ पालन या भैंस पालन जो है आप ये करें, तो इससे क्या होती है कि आपको एक तो उससे दूध प्राप्त होता है, और दूसरी बात क्या होती है, उससे जो गोबर और मलमूत्र जो प्राप्त होती हैं तो वह जो है हमारे जैविक खाद निर्माण में हमारी सहायक हो जाती है। और साथ में क्या होता है कि जो आपकी हमारी जो खेती होती है उससे जो हमारे बायोमास आते हैं या हमारे उससे जो फसल अवशेष आते हैं, तो वह हमारे क्या इसके चारा के काम आते हैं। तो इस तरह से क्या होती है कि खास करके, और जब आप पशुधन के साथ साथ कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी गोबर आ रही है उससे फिर साथ में जो खरपतवार आ रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आप वर्मी कंपोस्ट की उत्पादन कर सकते हैं, और यह हमारे बिक्री योग्य भी होती है और साथ में अपने आप खेतों में भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से खास करके जो छोटे हमारे किसानों हैं तो उनके लिए पशुधन की इसमें साथ में, चूँकि आपकी ज़मीन जो कम है, तो उसमें क्या होता है कि आप अधिक से अधिक उत्पादन की आप क्षमता लेने के लिए, जैसे मैंने कहा वैकल्पिक आय, तो पशुधन तो आप ले रहे हैं, साथ में वैकल्पिक आय के लिए जैसे कि है कि आप अगर उसमें मुर्गी पालन कर रहे हैं या बत्तख पालन कर रहे हैं तो यह भी, या बकरी पालन कर रहे हैं, तो इससे क्या होती है कि आपकी जो आय की स्रोत होती है वो एक जगह नहीं होकर कई क्षेत्रों से आपके पास आय की स्रोत आती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो आप समेकित कृषि प्रणाली में जो आपके फसल उत्पाद आ रहे हैं, जो आपकी फसल अवशेष हो रही है, वह आपके पशुधन के लिए आपके वो मतलब चारे का काम कर रही होती है। तो इस तरह से इसमें आपको जो पशुधन की जो आपको पालने की जो लागत भी लगती है वो आपको ऑलरेडी आपके पास है, उपलब्ध है चारा, और उससे आप ये कर रहे होते हैं। छोटे से भूभाग पर किसान भाई अलग अलग तरह की खेती कर चौगुना मुनाफा कमा सकते हैं। मसलन कुछ क्षेत्रों में सब्जी, कुछ में फलदार वृक्ष, साथ ही उपयुक्त मौसम के अनुसार रबी या खरीफ फसल लगा सकते हैं। इस तरह से जैसे आप समेकित कृषि की बात करें किसान भाइयों, आपके पास छोटे भूभाग हैं, आधी एकड़ की प्लॉट है मान के चलें, तो उसमें क्या होता है कि आप जो आपके खेत हैं उसमें जैसे सब्जियों की, उसमें आप कुछ क्षेत्रों में सब्जियों लगा लें, कुछ में आप फलदार वृक्ष जैसे कि अमरूद लगा लें, पपीता लगा लें, नींबू लगा लें। साथ में जैसे कि आपके उसमें जैसे कि मौसम के अनुसार जैसे कि खरीफ की फसलें लगाएं, रबी की फसलें लगाएं, फिर आप गर्मा की फसलें लगाएं। साथ में जैसे कि आपके अगर पठारी क्षेत्र हमारी होती है तो इसमें जैसे हमारे पठारनुमा क्षेत्र होते हैं, तो अगर आप कोई निचले भूभाग हैं तो आप वहाँ तालाब का निर्माण कर लें, उसमें आप मछली उत्पादन कर सकते हैं। साथ के उसके मेड़ों पे छोटी उद्यानिकी फसलें आप लगा सकते हैं, या फिर उसमें लत्तेदार सब्जियों आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपकी जो है उसमें आप दलहनी फसलें लगाएं, तिलहनी फसल लगाएं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी जो खेत की जो बाउंड्री हैं, मेड़ हैं, तो इस पे आप जैसे कि उसमें यहाँ पे हमारे यहाँ लाह की बहुत अच्छी खेती होती है, तो उसमें फ्लेमिंजिया जो से मिलता है जो उसको आप वहाँ पे लगाएं, या फिर जैसे कि अरहर को आप मेड़ पे लगाएं, या फिर आप उसमें टेफ्रोशिया को लगाएं जो हमारा ग्रीन मल्च का भी काम करता है। तो इस तरह से कम क्षेत्र भूभाग में आप अधिक से अधिक पैदावार कैसे ले सकते हैं, तो वह समेकित कृषि प्रणाली खास करके हमारे जो छोटे मंझोले किसान हैं झारखंड प्रदेश के, उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। बिल्कुल। समन्वित कृषि प्रणाली में जैविक विधि अधिक फायदेमंद मानी जाती है। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि सावधानी बरतकर रासायनिक विधि अपनाई जा सकती है। समन्वित कृषि प्रणाली को हर तरीके से छोटे किसान के लिए फायदेमंद और मुफीद माना जाता है।
सब्जियों की खेती उसमें करें। फिर जैसे कि रबी है तो उसमें जैसे कि आप अच्छी सब्जियों की खेती करें जो क्षेत्रफल में, जैसे उसमें फूलगोभी है, ब्रोकोली है, खास करके जो अधिक आय आपको दे सकते हैं, तो वैसे नकदी फसलों को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि कम से कम भूभाग में आपके पास जो है वो अधिक से अधिक आमदनी आ सके। और सबसे बड़ी बात यह होती है इसमें समेकित कृषि प्रणाली में कि यह टिकाऊ कृषि होती है। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो जैविक जो उत्पादन पशुधन से आ रहे हैं, जो खादें आप तैयार कर रहे होते हैं, चाहे वो सूखी हुई गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, तो यह जो है इसमें जो हमारी चूँकि रिसाइकलिंग होती है समेकित कृषि प्रणाली में, तो इससे क्या होता है हमारी लागत भी कम हो जाती है और इसमें हमारा क्या है कि हमें मुनाफा भी प्रति वर्ग मीटर जो है अधिक प्राप्त होता है। और इसमें सबसे बड़ी खूबी यह होती है, जिसमें मैंने कहा वैकल्पिक आय के लिए, जैसे आपके पास तालाब है तो उसमें आप मछली पालन करें तो मछली पालन से आपको एक आमदनी अलग से आएगी। उसमें जैसे बत्तख, उसके मेढ़ों पे आप अगर बत्तख के घर बना लें तो बत्तख पालन करें, मुर्गी का घर बनाए तो मुर्गी पालन करें। तो इस तरह से या जैसे कि आपके पास जो फसल अवशेष आ रहे हैं धान के, तो उससे आप क्या है कि यहाँ पे मशरूम की भी बहुत अच्छी खेती आप उसमें कर सकते हैं। खास करके वैसे किसान जिनके पास कम भूभाग है और जो जैसे कि उनके पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं, तो वो इनको वैकल्पिक आय के साधन से जो है ये समेकित कृषि प्रणाली करने से इन्हें बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा सर कि चूँकि पशुओं को भी साथ में समेकित मतलब खेती के साथ जोड़ा गया है, तो एक चीज़ और है कि जब किसान खेती करेंगे तो वो रासायनिक या कीटनाशक का प्रयोग ना करे या फिर बहुत सावधानी से करे, क्योंकि पशुओं का भी उसमें भोजन मिलना है, तो वो चीज़ तो ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। खास कर किसान भाइयों, जैसे कि अगर आप उसमें जैविक विधि से अपनाना चाह रहे हैं, खास करके आज के समय में जैविक विधि की जो है मांगें भी बढ़ रही हैं, जैविक के उत्पाद की कीमतें भी बाजार में अधिक प्राप्त हो रही है, तो इस तरह अगर उसमें आप अगर पूर्ण रूपेण जैविक करना चाहें तो ये आपके आर्थिक लाभ से भी अधिक फायदेमंद होगी। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम समेकित में हम समन्वित प्रणाली से करें, जैसे कि रासायनिक भी डालें और जैविक भी डालें, तो मैं किसान भाइयों आपको बोलूँगा कि आप जैविक भी डालें और साथ में रासायनिक भी डालें ताकि आपकी जो उत्पादकता है वो आपके बढ़ी। लेकिन अगर आप जैसे कि जैविक की अगर आप एक्सक्लूसिव जैविक के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समेकित कृषि प्रणाली आपके लिए बहुत सशक्त माध्यम है, जिसकी वजह से आप आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। आप अपने कृषि से आप अपनी आमदनी को भी दुगुना कर सकते हैं समेकित कृषि प्रणाली से। तो अभी आपने देखा कि समन्वित कृषि प्रणाली होती क्या है और हमारे किसान इससे कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज की हम आपको अपनी दूसरी जानकारी देते हैं, शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। हमारे बहुत ऐसे किसान हैं जो शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत कम लागत की ज़रूरत है। आप कम लागत में अच्छी खेती कर सकते हैं शिमला मिर्च की और 2-4 महीने में ही आप लाभान्वित हो सकते हैं अगर आप शिमला मिर्च की अच्छे से खेती कर रहे हैं। और उन्नत खेती चाहिए तो आप वैज्ञानिक तरीके से कैसे खेती करें, चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है। शिमला मिर्च झारखंड में काफ़ी विख्यात है। किसान भाई और बहनों जो शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं उनको आज विशेष सलाह देंगे। हमारे साथ हैं इस वक्त बात करने के लिए डॉक्टर पी भावना मैडम। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। जो किसान भाइयों और बहनों वैज्ञानिक खेती करना चाहते हैं शिमला मिर्च में, उसको क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके का खेत का चुनाव हो। शिमला मिर्च ऐसे फसल है, आपको 4-5 महीना में अगर आप वैज्ञानिक तरीक़ा से खेती करते हैं तो किसान भाइयों और बहनों इसका अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसका क्योंकि पूंजी बहुत कम लगता है, जो इनपुट कॉस्ट है कम लगता है और इसका जो प्रॉफिट है अच्छा मिलता है, क्योंकि इसका जो भाव है मार्केट में 30 से 40 रुपए से कम से नहीं मिलता है, पर केजी में बोल रही हूँ, तो इसीलिए इसका प्रॉफिट अच्छा मिलता है। तो आप वैज्ञानिक खेती से अगर खेती करेंगे तो शिमला मिर्च में 4 महीने में आप अच्छा लाभदायक ले सकते हैं। किस्म की अगर बात करूँ तो शिमला मिर्च की अगर जो खेती करना चाहते हैं तो किस किस्म से बीज का चुनाव कर सकते हैं। शिमला मिर्च 2 तरह के लिए हम लोग उगाते हैं। एक हो गया ग्रीन कलर के लिए, जो कलर्ड कैप्सिकम हो जाता है, जो सलाद में सब में डालते हैं, रेड कलर, येलो कलर और ऑरेंज कलर। तो आपको पहले ही चुनना है हम लोग को ग्रीन कलर में जाना है या कलर्ड में जाना है, तो उसके हिसाब से हम लोग को जो किस्म है चुनौती करना पड़ता है। जैसे आपका कैलिफोर्निया वंडर हो गया, येलो वंडर हो गया और ओरोबली हो गया है। ओरोबली आपको रेड कलर में आता है और आपका जो स्वर्ण अतुल्य इधर अनुसंधान केंद्र से रिलीज़ हुआ है ये येलो कलर में है। अगर हाइब्रिड लेना चाहते हैं तो इंदिरा करके एक वैरायटी है
और बेंगलुरु का जो रिसर्च सेंटर है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उधर से जो निकला है अर्का मोहिनी और अर्का गौरव, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। तो ये सब किस्म आप लोग किसान भाई झारखंड में हम लोग कर सकते हैं। शिमला मिर्च का अभी हम लोग साल भर में 3 बार लगा सकते हैं। इस टाइम के लिए अगस्त सितंबर बहुत अच्छा टाइम है। अभी आपको जो पौधा है उसका जो सीडलिंग है तैयारी करना है। इस वैज्ञानिक खेती में अगर हम लोग प्रोट्रे को इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीडलिंग का अच्छा आपको ग्रोथ मिलेगा। हमारा सीडलिंग जब प्रोट्रे में तैयार हो जाएगा उसको आपको रोपाई करना चाहिए, जैसे ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। आप रेज्ड बेड मेथड में करेंगे तो इसका अच्छा लाभ ले सकते हैं। जैसे रेज्ड बेड में आपको लगभग 75 सेंटीमीटर का चौड़ाई रखेंगे और उसमें पैड रो माने 2-2 रो डालेंगे जिगजैग मेथड में। इसमें आपका जो पॉपुलेशन भी ज़्यादा आएगा और आपका उपज भी ज़्यादा आएगा। और इसका स्पेसिंग भी लगभग 45 × 45 से लेके 60 × 60 सेंटीमीटर, माने पौधा के बीच 45 सेंटीमीटर और रो टू रो आप 45 सेंटीमीटर को रख के आप इसका रोपाई कर सकते हैं। जब खाद के बारे में बोल रहे हैं तो बेसल डोज आपको मालूम है कि 20 से 25 टन तक आपका गोबर खाद, जो अच्छा सड़ा हुआ गोबर खाद लेना है। और हमको ऐसे प्रबंधन करना है कि जल निकास अच्छा हो, क्योंकि शिमला मिर्च कोई भी पानी अगर जमेगा तो उसको सहन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है। रेज्ड बेड मेथड में जो करते हैं और मल्च डाल के करते हैं, इसमें खरपतवार भी कम होता है और जो पानी का जमा भी नहीं होता है। तो इस तरीक़ा से आपको इसको लगाइए और अच्छा इसका पैदावार लीजिए। और इसका जो बेसल डोज होता है फर्टिलाइज़र जो बोलते हैं 100:60:50, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, ये रेशियो में आपको डालना चाहिए। नाइट्रोजन पूरा मत डालिएगा, पहले में आधा डोज ही डालिए, लाइक 50 रेशियो में ही डालिए। फिर बाकी जो आधा डोज होगा रोपाई होने के बाद 30 दिन या 25 दिन के बाद आप इसका सेकंड डोज में नाइट्रोजन को डालना चाहिए। जो किसान भाई और बहन शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं उनको क्या क्या सुझाव और सलाह आप देना चाहेंगी? अगर मैं कीट की बात करूं तो कीड़े मकोड़े भी ना लगे। शिमला मिर्च में हम लोग एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए हैं, वो जो है कीट। और इससे पहले हम लोग का जब तैयार होता है, फ्रूट तैयार होना शुरू होता है, आपका जो चिड़िया है इसमें बहुत डैमेज करता है। चिड़िया ये बहुत पसंद करता है और इसका छेद करके आपका जो अंदर का बीज है खा लेता है। तो इसको बचाने के लिए एक नेट आता है, उस नेट को आपको जब फल शुरू हो जाता है उससे पहले आप ये नेट को डाल दीजिए तो आपका चिड़िया से बचाव हो जाता है। ये एक अच्छा सुझाव है, क्योंकि चिड़िया एक बार नुकसान कर गया तो उससे बचाना मुश्किल हो जाता है। वो शुरू होने से पहले ही आप इसको नेट को डालना चाहिए। और इसमें बहुत कम बीमारी भी बहुत कम है। जैसे अभी पानी का मौसम है, बरसाती मौसम है, तो आपको थोड़ा पाउडरी मिल्ड्यू का दिक्कत होगा। इसके लिए सल्फेक्स जो है दवा मिलता है वो डाल सकते हैं। अगर फल छेदक का अगर आप देखते हैं तो उसके लिए नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, क्योंकि शिमला मिर्च सीधा खाया जाता है तो इसीलिए ज़्यादा आपको केमिकल जो दवा है डालना नहीं डालेंगे तो अच्छा है, इसका क्वालिटी अच्छा रहेगा। जो नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो मिलता है मार्केट में अचूक के नाम से या निमारिन के नाम से, इसको हर 15 दिन या 10 दिन के अंतराल में आप स्प्रेइंग करते रहिएगा। ये आपका प्रिवेंटिव मेजर भी हो जाएगा और फल छेदक भी नहीं आएगा। और इसमें जो सकिंग पेस्ट बोलते हैं थ्रिप्स और एफिड्स, इसका भी थोड़ा शिकायत आता है। थ्रिप्स के लिए आपका जो पौधा में थोड़ा पत्ता सिकुड़ जाता है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन वही होता है, क्योंकि ये छोटा छोटा इंसेक्ट रहता है, हम नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो है वो स्प्रेइंग करना चाहिए। और जो मेलाथियन या डाइमिथाइल जो मार्केट में मिलता है उसको स्प्रे करना है। और एफिड्स के लिए आप मोनोक्रोटोफास का स्प्रे करते हैं। जब भी स्प्रेइंग करते हैं आप जो गैप पीरियड होता है उसको रख के ही तब आपको तोड़ना शुरू करना है और मार्केट में देना है। मार्केट में जैसे आप तोड़ना शुरू करेंगे लगभग 60 दिन से आपका फल तैयारी हो जाता है ग्रीन कलर के लिए। अगर आपको कलर्ड में जाना है तो आपको लगभग 80 से 90 दिन वेट करना है, तब आपका कलर्ड कैप्सिकम निकलेगा। उसी हिसाब से आपका उपज भी लगभग 25 से 50 टन प्रति हेक्टेयर आपको उपज मिलेगा। मैम, शिमला मिर्च की खेती कुछ पॉली हाउस में करते हैं, कुछ बाहर करते हैं, तो दोनों के पैदावार में क्या अंतर है और कौन सा सबसे अच्छा होगा? हाँ, पॉली हाउस में आपका क्वालिटी जो है बहुत अच्छा मिलेगा, तो आपका जो मार्केट रेट भी अच्छा मिलेगा। और पॉली हाउस में आपका एक एडवांटेज है, आपका जो पेस्ट और डिसीज़ से थोड़ा कम इसमें होता है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड कंडीशन में रहता है, आपका पेस्ट अंदर घुसने का चांसेस नहीं है और खरपतवार भी कम होता है। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे पॉली हाउस के लिए तो एक अच्छा उपाय है।
क्योंकि इसमें आपका उपज भी ज़्यादा मिलेगा और फ्रूट क्वालिटी जो है वो भी अच्छा मिलेगा। और अगर कलर कैप्सिकम में जा रहे हैं तो मैं सुझाव देती हूँ इसके लिए आपको पॉली हाउस में ही करना अच्छा रहेगा। आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियां आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। हमारी पहली जानकारी थी समन्वित कृषि प्रणाली से छोटे किसानों को लाभ, वहीं दूसरी जानकारी थी शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। अगर किसी कारण आपने हमारा कार्यक्रम नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर और ट्विटर पर भी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।